नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका चैप्टर 10 नथी उसका पार्ट 3 आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। कांतिने थोड़ा दिवस तो चैन पड्યું नहोતું, पण पछी रमाए मलम पट्टा करीने बधुं ठीकठाक करी दीधुं। ए बनाव बन्यो पछी कांतिनुं अमदावादथी वतનમાં जवा आववानुं ओछुं थई गयुं हतुं। पछी तो साव बंध थई गयुं हतुं। पछी जो के बा साथे थोड़ोक वखत मनमेळ पण थयो हतो अने क्यारेक क्यारेक ए पैसा पण मोकलतो हतो अने एक बे वार मोटा साथे झगड़ो पण थयो हतो। पण पछी वतननी दिशा लगभग बंध थई गई हती। छेल्ला केटलाक वर्षोथी बा वतનમાં एकली ज રહેતી હતી। मोटो राजकोट में नौकरी करतो हतो। बा एनी साथे रहवा गई पण शहर में फाव्युं नहीं एटले पाछी गामड़ा में चाली आवी। यानी यहाँ पर बताया कि कांति जो था वो अपनी बा से लड़ाई झगड़ा करके कहते कई दिनों तक उसे चैन नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जो रमा है उसने मलम पट्टा करके सब ठीक ठाक कर दिया। और कहते कि ये जो बनाव यानी जो घटना बनी उसके बाद कांति अहमदाबाद से वतन में बहुत कम आने लगा और धीरे धीरे तो वो आना जाना उसका बंद हो गया। फिर बाद में बा के साथ कुछ समय के लिए उसका मन मिलाप हुआ, लेकिन वो कभी कभी पैसा भी भेजने लगा, लेकिन एक दो बार वो अपने बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर आया। फिर बाद में कहते वतन की तरफ लगभग उसने जाना ही बंद कर दिया। कहते कई सालों से वो उसकी जो माँ है वो वतन में अकेली रहती है। कहते बड़ा बेटा जो है वो राजकोट में नौकरी करता है और बा उनके साथ रहने के लिए वहाँ गई, लेकिन उसे शहर में नहीं यानी उसको शहर में रहना पसंद नहीं आया और इसीलिए वो वापस गांव में चली आई। मोटो 2-3 वार अमदावाद आवीने झगड़ी गयो हतो। हत नमाला घरडी मानवी तने दाजतुं नथी। रमा कहती कि मोटा भाई ने कही दो कि बहु दाजतुं होय तो माने कावड़ में लईने जात्रा करावो ने अने अहीं शुं काम बाजवा माटे दौड़्या आवो छो। पण कांति कोईने कंई कही शकतो नहीं। कहेवानुं मन तो घणुं थतुं पण कोने कहेवुं। बा क्यारेक कागळ में लखती कि भाई तू 2 पैसा कमाय छे तो तारे कंईक समझवुं जोईए। मोटो बचारवाळ माणस छे। बा कंचन मासी पासे पत्र लखावती। यानी कांति का जो बड़ा भाई था वो 2-3 बार उससे लड़ने के लिए अहमदाबाद आया था और वो कहता है कि भाई तुझे बूढ़ी माँ का भी तुझे यानी बिल्कुल तुझे उस पर रहम नहीं आता है। रमा कहती कि आप अपने बड़े भाई को ये कह दीजिए कि आपको अगर आपकी माँ का इतना ख्याल है तो उन कावड़ में बिठाकर, कावड़ यानी कि तराजू में बिठाकर उनको यात्रा कराओ। यहाँ हमारे साथ लड़ने के लिए क्यों आ जाते हो। लेकिन कांति जो था वो किसी को कुछ कह पाता नहीं। उसे कहने का तो बहुत मन होता, लेकिन वो किसी को कह नहीं पाता। वो कहे भी तो किसको कहे। माँ जब भी कागज़ में लिखती कि भाई तू 2 पैसा कमाता है और तुझे कहते कि कुछ समझना चाहिए। बड़ा जो है वो बच्चों वाला इंसान है। बा कंचन मासी के पास पत्र लिखवाती थी। रमा पत्र वाँचीने तरत ज कहती कि तमारी बा मने वांझणी कहे छे। डोशीना कहेवानो अर्थ तमे समझ्या। तमारे छोकरू छयुं नथी, पैसा कमाओ छो ए कोना माटे। आखरे तो बधु मोटा भाईना छोकराने जवानुं छे एटले अत्यारथी समझो तो सारूं, पण हूँ एक पैसोय मोटाना छोकराओने आपवानी नथी। भले मारे छोकरू न होय, भले हूँ वांझणी होऊं, दान धर्म करी दईश, नदी में नाखी दईश, पण बीजाने कोईने आपीश नहीं। डोशीना वेण तो जो केवा वेण लखे छे। यानी यहाँ पर कहते हैं कि जब भी कांति की जो माँ है वो पत्र लिखती थी तो वो पत्र रमा पढ़ती थी और वो तुरंत कहती थी कि आपकी माँ जो है वो मुझे बांझ कह रही है। कहते हैं कि
डोशी का कहने का अर्थ आप समझे। कहते कि आपको कोई बच्चा नहीं है, पैसा कमाते हो तो किसके लिए, अंत में सब बड़े भाई के बच्चों को ही जाने वाला है, इसीलिए अभी से समझ लो तो अच्छा है। मैं एक पैसा भी बड़े के यानी कि बड़े भाई के बच्चों को देने वाली नहीं हूँ। भले मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं बांझ हूँ, मैं दान धर्म कर दूंगी, नदी में फेंक दूंगी, लेकिन मैं किसी को दूंगी नहीं। कहते कि डोशी यानी कि बुढ़िया के ये जो वचन है वो सुनो तो सही, कैसे वो वचन लिख रही है। પણ રમા દાન ધર્મ કરવા ન રોકાણી અને નદીમાં પૈસા નાખી દેવાય ન રોકાણી, અને પૈસા કાંતિ પાસે હયાત ક્યાં, પણ કેવું બની ગયું જાણે એક સપનું આવીને ઉડી ગયું। रमा उड़ी गई, गीत उड़ी जाए एम उड़ी गई। यानी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो रमा है उसकी पत्नी वो कहती है, उसे डांटती है, लेकिन कांति कहता है कि अब ये कहने वाली जो रमा है ना तो दान धर्म करने के लिए रुक सकी, ना ही नदी में पैसा डालने के लिए वो रुक पाई। कहती है कि वैसे भी अब मेरे पास यानी कांति के पास पैसे थे भी कैसे, लेकिन ये क्या घटना घट गई। कहते कि एक सपना आया और उड़कर चला गया। रमा उड़कर चली गई जैसे गीत उड़कर चला जाता है। यानी इसका मतलब है कि उसकी जो पत्नी है वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। कहते हैं कि एक दिवस कंचन मासीनो कागड़ आव्यो। कांतिने मालूम थाय कि पार्वतीबेन बहु मांदा छे, पथारीमां छे, तने झंखे छे, जल्दी आवजे। कागड़ वांचीने रमाए जंग माड्यो कि बधुं खोटुं छे, पैसा पडाववाना धंधा कां तो અહીં અમદાવાદ આવવું હશે દવા કરાવવા, પણ અહીં મારી તબિયતનું જ ઠેકાણું નથી, ત્યાં એમનો ઢસરડો હું ક્યાંથી કરું। यानी एक दिन कंचन मासी का जो पत्र आया उसमें लिखा था कि भाई कांति को ये पता चले कि भाई पार्वती बहन जो है बहुत बीमार है, पथारी में है और तुझे देखने की इच्छा है, तू जल्दी आना। तो ये पत्र रमा जब पढ़ती है तो वो घर में लड़ाई झगड़ा करती है और कहती कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, कैसे पैसा पढ़ाने के धंधे हैं। कहते कि यहाँ अहमदाबाद इनको आना होगा, दवा करानी होगी, इसीलिए कहते हैं कि वो ये सारी बातें लिख रहे, लेकिन यहाँ मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, फिर मैं उनको उनकी सेवा चाकरी में कैसे करूँ। कांतिने बा पासे जवुं हतुं पण रमाने ए सांजे पेटमां दुखावा आव्यो और रात्रे उल्टी थई, रमा मांदी पड़ी गई। कांति बा पासे जई न शक्यो। कंचन मासीनो बीजो कागड़ आव्यो। थोड़ा दिवस पछी एक दिवस कंचन मासी पोते ज अमदावाद आव्या, साथे एमना वर हता। कांतिने एमणे कह्युं कि पार्वती बोने आ पोटलुं तने सोंपवानुं कही दीधुं छे एटले आवी छुं। घरनी जे कंई थोड़ी घणी घर वखरी हती, वासण कूसण ए मोटाने आप्युं छे अने कहे छे कि तने आ घर सोंपवानुं कीधुं छे। आ पोटलामां घरेणुं गांठो पैसा जे होय ए अमे उगाड़ीने जोयुं नथी। यानी यहाँ पर कहते हैं कि कांति की माँ का जब पत्र आया था तो वो पत्र पढ़कर उसे अपनी माँ के पास जाना था, लेकिन उसी दिन शाम को कहते कि रमा के पेट में दर्द हुआ, उसे उल्टियाँ हुई और वो बीमार हो गई और इसीलिए वो अपनी माँ के पास नहीं जा सका। कहते कंचन मासी का दूसरा पत्र आया और थोड़े दिन बाद तो कंचन मासी स्वयं अपने आप अहमदाबाद आ गए, साथ में उनके पति भी थे। कांति को उन्होंने कहा कि पार्वती बहन ने ये जो पोटली है वो तुझे देने के लिए कहा है, इसलिए मैं आई हूँ। कहते घर की जो भी थोड़ी जो सामान था वो सब बड़े को दे दिया है और तुझे ये घर सौंपने के लिए कहा है, और इस पोटली के अंदर गहने और पैसे जो हैं वो हमने खोल कर नहीं देखे हैं। कांति मूंगो रह्यो हतो। कंचन मासी अने एमना वर पोटलुं सौंपीने आव्या हता ए एम ज जता रह्या। कांति एमने चा पाणीनुं पण पूछी शक्यो न हतो, कशुं ज बोली शक्यो न हतो। रमा ए वखते मांदी हती, खाटलामां हती। ए बोली हती कि आवाने कंई सोंपातुं हशे। डोशी जेवुं मूर्ख कोई नहीं होय, पोटलीमां कोई पैसा ने घरेणां राखतुं हशे।
એમાંથી લઈ લેતા વાર કેટલી. કાંતિને કહેવાનું મન થયું હતું કે આ કંચન માસીને તો ઓળખતી નથી રમા, પણ રમા કાંતિને એની 7 પેઢીની ઓળખાણ આપી રહી હતી. ઘરની બધી ઘરવખરી મોટાભાઈને સોંપી. જોયું ને તમારી ડોશીનું કૂળ કપટ. કાંતિએ નીચું જોઈ પોટલું ખોલ્યું હતું. એમાં પૈસા હતા. એ બરાબર અણીના વખતે એને કામ લાગ્યા હતા. રમા માંદી હતી. સાચું ખોટું કરતાં જાણે સાચોસાચ માંદી પડી ગઈ હતી. એની દવા માટે પૈસા ન હતા. પોટલામાંથી પૈસા મળ્યા એ બરાબર ટાણે આવી ગયા હતા. यानी ये जो कांति जो है, जब वो अपनी माँ के पास खबर देखने के लिए नहीं जाता और कंचन मासी का दूसरा पत्र आता है, लेकिन फिर भी वो जाता नहीं, तो कहते हैं कि कंचन मासी खुद वहाँ आ जाते हैं. कहते हैं कि वहाँ कंचन मासी उसे एक पोटली सौंपते हैं और कहते हैं कांति वहाँ ऐसे बिना कुछ बोले खड़ा रहा था. कंचन मासी और उनके जो पति है वो कहते हैं कि जो पोटली है वो उन्हें यानी कि कांति को सौंपने के लिए आए थे और उसे देकर वहीं से चले गए. कांति उनको चाय पानी के लिए भी नहीं पूछ पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया. रमा उस समय बीमार थी, चारपाई में थी और वो बोली कि ऐसे लोगों को कोई कुछ सौंप सकते हैं. कहते कि डोसी यानी कि आपकी माँ जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा. कहते कि पोटली में इतने पैसे और गहने कोई रखता होगा और उसमें से ले लेते कितनी देर. कांति को कहने का मन हुआ था कि ये कंचन मासी को तो अभी पहचानती नहीं है, लेकिन रमा कांति को उसकी 7 पीढ़ी की पहचान दे रही थी. घरनी यानी कि घर की सारी चीज़ें बड़े भाई को सौंप दी. देखा ना आपकी माँ का ये कूड़ कपट. कांति ने नीचे देखकर जब पोटली खोली तो उसमें पैसे थे और वो पैसे उसे बराबर यानी संकट के समय में उसे काम लगे. रमा बीमार थी. सच या झूठ कहते कहते कैसे कि सच में ही वो बीमार पड़ गई थी. कहते उसकी दवा के लिए पैसे भी उसके पास नहीं थे और इस पोटली में से जो पैसे मिले वो उसको बराबर संकट के समय काम आ गए थे. પણ રમા બચી નહોતી. એની માંદગી વધતી ગઈ હતી. દવાખાનામાં દાખલ કરવી પડી હતી. ખૂબ પૈસા કાંતિએ ખર્ચ્યા હતા, છતાંય બચી નહોતી અને કાંતિ પાસે પૈસા પણ બચ્યા નહોતા. બાએ જે આપ્યું હતું એ પણ એણે વાપરી નાખ્યું હતું. રમા ચાલી ગઈ હતી અને એ જન્મ્યો હતો ત્યારે જેવો લાચાર અને નિર્બળ હતો એવો જ લાચાર અને નિર્બળ આ જગતમાં રહી ગયો હતો. અને હવે માથે ધોળા આવી ગયા હતા. ફળિયામાં ઊભેલા છોકરા સામે અને બાણા વચ્ચેથી એક તરફ લપાઈ ગયેલી છોકરી સામે એણે ફરીથી જોયું. કંચન માસી એ વખતે હળવે હળવે ફળિયામાં દાખલ થયા. માંદા હોય એમ લાગતું હતું. આવી ગયો ભાઈ, એ હાંફતા હાંફતા બોલ્યા. શરીર સારું છે ને? અને પછી રડવા લાગ્યા. કાંતિ સહેજ મૂંઝાઈ ગયો. એણે માથે હાથ ફેરવ્યો. કંચન માસી બોલ્યા કે મને તો હવે પગે વા આવ્યો છે, બહુ હાલી ચાલી શકાતું નથી. કાંતિને એકાએક સાંભળી ગયો, અરે માસી, આપણા ઘરમાં વાનો મંત્રેલો પારો છે. અને બાને બૂમ પાડવાનું એને મન થયો. બા કંચન માસીને ઓલ્યો વાનો આપને. એણે રસોડા તરફ મોં ફેરવ્યું. એકાએક એના પગ નીચેની ધરતી જાણે ધ્રુજી ગઈ. એની બા ક્યાં રસોડામાં હતી? પાણી લઈને હમણાં આવશે એમ એને આછું આછું લાગ્યું હતું, પણ એ હવે ક્યાંથી આવવાની હતી? એની બા તો મૃત્યુ પામી હતી. કંચન માસી તે દિવસે એને ત્યાં અમદાવાદ પોટલું લઈને આવ્યા એ પહેલાં જ મૃત્યુ પામી હતી. કંચન માસી પાસે બાએ કાગળ લખાવ્યો હતો, તાર કરાવ્યો હતો, પણ કાંતિ જઈ શક્યો ન હતો. પણ બાને ક્યારેય રીસ ચડતી નહોતી. કાંતિ ઉપર ક્યારેય રીસ ચડતી નહોતી. પોટલું, ઘરેણાં, ગાંઠા, પૈસા જે કંઈ હતું અને આ ઘરમાં કાંતિ જન્મ્યો હતો. ક્યારાના છોડ પાંગરે એમ આ ઘરમાં એ મોટો થયો હતો. આ ઘરની દિવાલોમાં એનું હાસ્ય, રુદન, એની રીસ, એનો આનંદ, એની બાનું હેત, એના છણકા. કાંતિ દિવાલો સામે જોવા લાગ્યો. વાદળા ધીમે ધીમે ક્ષિતિજમાં સમાઈ જાય એમ બધું જ ધીમે ધીમે ડૂબી ગયું હતું. બા નહોતી, કશું જ નહોતું. ઘર નહોતું, ખાલી ખોરડું હતું. દોડ કર્યા વિનાની ભીતો હતી, ગાર કર્યા વિનાની ઓસરી હતી.
ફળ્યું હતું, પહોળું મોટું એકલું ફળ્યું હતું. બા નહોતી, કોઈ નહોતું. કાંતિ એકલો હતો. કંચન માસી હતા, થોડે દૂર બેઠા હતા, રડતા હતા. દોડીને એમની આંગળી પકડી લેવાનું કાંતિને મન થયું, પણ એ ઉઠી ન શક્યો. એક ડૂસકું એને આવી ગયું. એની બા, એની જનેતા, એને જન્મ આપીને આ દુનિયામાં એકલા છોડીને જતી રહી હતી, અને માથા ઉપર એના વાળ ધોળા થઈ ગયા હતા. એ રડી પડ્યો. पर रमा बची नहीं। कहते कि उसकी जो बीमारी थी वो बढ़ती गई थी। हॉस्पिटल में उसको दाखिल करनी पड़ी। खूब पैसे कांति ने खर्चे, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पाई, और कांति के पास पैसे भी नहीं बचे। बा ने उसे जो कुछ भी दिया था वो उसने रमा की बीमारी के पीछे उसने खर्च कर डाला। कहते कि रमा चली गई, और कहते कि वो जिस समय उसका जन्म हुआ था, वैसे जब लाचार था और निर्भर था, वैसे ही आज भी वो लाचार और निर्बल इस जगत में, इस दुनिया में रह गया था। कहते अब उसके सर पर सफ़ेद बाल आ गए थे। कहते कि मोहल्ले में खड़ा हुआ जो बच्चा है उसके सामने और दरवाजे के बीच में एक तरफ छुपी हुई लड़की के सामने उसने फिर से देखा, और उस समय कंचन मासी धीरे धीरे वहाँ मोहल्ले में दाखिल होते हैं। बीमार हो ऐसा लग रहा था। वो कह रहे कि आ गया भाई। वो ऐसे कहते कि फिर उन्होंने कहा कि तेरा शरीर तो अच्छा है ना। फिर बाद में वो रोने लगी। कांति थोड़ा उदास हो गया और उसने सर पर हाथ फिर घुमाया। कंचन मासी बोले कि मुझे तो अब इस पैरों पे वाह आया है, बहुत ज़्यादा मैं चल फिर सकती नहीं हूँ। कांति को अचानक याद आ गया और कहते कि अरे मासी, यानी हमारे घर में जो वाका जो मंत्र पड़ा हुआ पारा है, कहते कि वो आवाज़ लगा रहा है। यानी उसको आवाज़ लगाने की इच्छा होती है कि बा कंचन मासी आए हैं, उन्हें उस वाका जो प्याला है वो देना। उसने रसोई घर की तरफ मुंह घुमाया तो अचानक उसके पैरों नीचे से जैसे कि धरती खिसक रही है। उसकी जो बात थी वो अब रसोई घर में नहीं थी, पानी लेकर अभी आएगी ऐसा उसे थोड़ा थोड़ा लग रहा था। लेकिन अब वो कहाँ आने वाली है, क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी है। कंचन मासी जिस दिन उसे अहमदाबाद में पोटली लेकर देने के लिए आए थे, उसी समय उसकी जो माँ है वो मर चुकी थी। कंचन मासी के पास माँ ने पत्र लिखाया, लेकिन फिर भी कांति जा नहीं पाया। कहते हैं लेकिन फिर भी बाप को कभी गुस्सा नहीं आता था, वो कभी रूठती नहीं थी। कांति पर तो कभी उसे गुस्सा नहीं आया। कहते कि पोटली, गहने, पैसा जो कुछ था, और ये घर, इसी घर में कांति का जन्म हुआ था। कहते कि जो क्यारी में जैसे छोड़ बड़ा होता है, वैसे ही इस घर में कांति बड़ा हुआ था। इस घर की दीवारों में उसका हास्य, रुदन, उसका जो रूठना है, उसका आनंद, उसका प्रेम, कहते हैं कि वो रूठना मनाना सारी चीज़ें इन दीवारों में वो ढूंढने लगा। कैसे कि बादल जैसे धीरे धीरे क्षितिज के अंदर समा जाते हैं, वैसे धीरे धीरे सब डूबता गया था। बा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये घर नहीं था, सिर्फ खाली घर। कहते कि रंगी बिना की ये दीवारें, कहते कि गार करे बिना की ये ओसरी, यानी ये आगे का जो सामने वाला मोहल्ला, कहता है कि एक सबसे बड़ा जो मोहल्ला है सिर्फ अकेला रह गया था। लेकिन बा नहीं थी, कोई नहीं था, सिर्फ कांति अकेला रह गया था। कंचन मासी थे, वो थोड़े दूर बैठे थे, रो रहे थे। कहते कि दौड़कर उनकी उंगली पकड़ लेने का मन कांति को हुआ, पर वो उठ नहीं पाया। उसे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ, उसकी जनेता, जिसने उसे जन्म दिया था, इस दुनिया में उसे अकेला छोड़कर चली गई। उसने अपने सर पर जब हाथ घुमाया तो उसके जो बाल हैं वो भी सफ़ेद हो गए थे, और वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर
मोहम्मद माकड़ ने कहते कि एक माँ का जो अपने बेटे के प्रति जो प्यार था वो बताया है, जबकि एक दूसरी तरफ एक जो बेटा है वो अपनी माँ के प्रेम को कभी समझता नहीं है, उसे हमेशा दूर रहता है, उसे कई बार कहते हैं उसे मिलने भी नहीं जाता, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि भाई उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी जो माँ है मरते मरते भी अपने बेटे के लिए मदद कर कर जाती है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है माँ के वात्सल्य प्रेम का, ये कहानी हमारे सामने मोहम्मद माकड़ ने रखने का प्रयत्न किया है। अब हम उसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાનાની નિશાની કરો। પહેલો પ્રશ્ન છે કે કાંતિ ઘેર આવતો ત્યારે બા તેના ખાલી જગ્યા લેતી, તો એનો જવાબ છે દુખણા। બીજો પ્રશ્ન છે હાય હાય આંખ ફૂટી ગઈ કે શું? આ વાક્ય કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે? તો એનો જવાબ છે કંચન માસી બાને કહે છે। બીજો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે કાંતિ અને રમા ક્યાં જઈને વસે છે? તો એનો જવાબ છે કે કાંતિ અને રમા અમદાવાદમાં જઈને વસે છે। બીજો પ્રશ્ન છે લેખકના મતે રમાએ કાંતિને બા પાસેથી કેવી રીતે વાળી લીધો? તો લેખકના મતે રમાએ કહે છે કે બા પાસેથી કહે છે કે તેના અટપટા હિસાબથી અને ખૂબીથી તેણે વાળી લીધો હતો, કે જે રીતના કહે છે કે ગાયના વાછરડાને વાળી લેવામાં આવે છે તેમ તેણે વાળી લીધો। નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો। કાંતિએ નાનપણમાં રમતા રમતા જે પથ્થર ફેંક્યો તે કોને વાગ્યો અને તેનું શું પરિણામ આવ્યું? તો કાંતિએ નાનપણમાં રમતા રમતા પથ્થર ફેંક્યો તે તેની માને આંખની ઉપર વાગ્યો, અને કહે છે કે ત્યાંથી કહે છે કે દળ કહે છે કે લોહી વહેવા માંડ્યું અને આખો ચહેરો લોહીથી લાલ થઈ ગયો। આ જોઈને કાંતિ ગભરાઈ ગયો અને ત્યાંથી કહે છે કે ભાગી ગયો। બીજો પ્રશ્ન છે નાનપણમાં મોટાને તેડતી ત્યારે કાંતિના દિલમાં કેવો ભાવ જાગતો? તો એનો જવાબ છે કે બા નાનપણમાં જ્યારે મોટાને તેડતી તો કાંતિને તે ગમતું ન હતું અને એવું થતું કે બા મોટાને ફટવે છે અને એને અન્યાય કરે છે। બાએ ત્યાર પછી નવો જ રસ્તો કાઢ્યો, એ 2 છોકરાઓને 2 કાખમાં તેડતી, થાકી જતી, હાંફી જતી, પણ એકેયને ઓછું આવવા દેતી નહીં, એટલે કે દુઃખ થવા દેતી નહીં। આગળનો પ્રશ્ન છે નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે કે વિધવા બા પાર્વતીએ કાંતિ અને તેના મોટા ભાઈને કેવી કેવી મુશ્કેલીમાં એટલે કે પરિસ્થિતિઓમાં ઉછેર્યા હતા? તો વિધવા બા પાર્વતીએ કાંતિ અને તેના મોટા ભાઈને અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠીને ઉછેર્યા હતા। કાંતિ અને તેના મોટા ભાઈની ઉંમરમાં બહુ વધારે ફરક ન હતો। તેઓ નાના હતા ત્યારે ખોડા દરજી પાસે ચડ્ડીઓ સીવડાવતા, પછી અંદરો અંદર બંને ઝઘડતા। એકેય ચડ્ડી એકેયને થતી ન હતી, કારણ કે બા ચડ્ડી માટે કાપડ પૂરું લાવતી ન હતી। ઘરની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ નબળી હતી। બા મોટાને તેડતી નહોતી, યાની કે બા જ્યારે મોટાને તેડતી હતી તો એ કહે છે કે નાના કાંતિને ગમતું ન હતું। આથી બા 2 છોકરાઓને 2 કાખમાં તેડતી અને એથી એ થાકી જતી હતી, અને કહે છે કે છતાં પણ એ બંને બાળકોને સહેજ પણ દુઃખ થવા દેતી નહીં। બાએ આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ 2 છોકરાઓને ઉછેરીને મોટા કર્યા, ભણાવ્યા અને પરણાવ્યા। પાર્વતીબા અને મોટા ભાઈ માટે રમાના મનમાં કેવો ભાવ હતો તે પાઠને આધારે લખો। તો રમા નાના ભાઈની કાંતિની પત્ની હતી। પરણ્યા પછી બીજા જ વર્ષે કાંતિ અને રમા ગામડું છોડીને અમદાવાદમાં ગયા હતા। કાંતિને એ વખતે મિલમાં નોકરી હતી। કાંતિ દર મહિને બાને
પૈસા મોકલતો હતો એની એ ફરજ હતી. પછી મિલની નોકરી છૂટી ગઈ અને એનું બા સાથેથી મન પણ છૂટી ગયું, કેમ કે રમાએ એને વાળી લીધો હતો. રમાનો હિસાબ અટપટો હતો. તે કહેતી કે આપણે જે પૈસા મોકલ્યા એ ડોશીએ કે છે એકઠા કરી મૂક્યા, કે છે કે નહીં તો ડોશી પાસે હતું જ શું. આપણે જે પૈસા મોકલ્યા એમાં ડોશી ઘર ચલાવતા હશે અને પોતાની કમાણીમાંથી બધું બચાવતા હશે. મોટાભાઈ તો એકેય પૈસો રડ્યા નથી. રમાના વેણ કાંતિને સાચા લાગ્યા અને તેણે બાને પૈસા મોકલવાનું બંધ કરી દીધું. બા પણ સ્વમાની હતા. તેમણે પણ કહી દીધું કે તારો પૈસો મારે આજથી હરામ છે. આમ રમા ડોશીની દરેક બાબતનો અનર્થ કરી ઈર્ષા કરે છે અને તે કહે છે કે ડોશી મને વાંજણી કહે છે, ડોશી કપટી છે, તેથી ઘરની બધી જ ઘરવખરી તેણે મોટાભાઈને સોંપી દીધી. રમાએ મોટાભાઈ સાથે ઝઘડો કર્યો અને સંભળાવી દીધું કે બહુ દાજતું હોય તો માને કાવડમાં લઈને જાત્રા કરાવો. આમ રમાને પાર્વતીબા અને મોટાભાઈ માટે ખૂબ જ ઈર્ષ્યા હતી. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.